हड़प्पा सभ्यता। प्राचीन भारत का जो महत्वपूर्ण श्रृंखला हमने प्रारंभ किया था, आज उसका दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम जानेंगे हड़प्पा कालीन स्थल, वहाँ के लोगों का रहन सहन एवं किन किन चीज़ों के साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपका टास्क है पूरे वीडियो में अपने आप को जज कर पाएँ। इसमें दोनों की क्षमता का आकलन है, मेरी क्षमता और आपकी क्षमता। यह क्लास जल्द ही ख़त्म होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप सारी चीज़ें समझ सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एवं पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। एवं सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, यह दासक नदी के तट पर स्थित है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान ईरान की सीमा पर भी स्थित है। इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वह थी ग्रिड पद्धति, यानी कि ये लोग नगर नियोजन के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगरों में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसके निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। भूमिगत जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों, मोहरों और ये लोग लिपि का प्रयोग भी करते थे। दुर्गीकृत नगर नियोजन भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, यहाँ से सिर्फ चन्हुदड़ो को छोड़कर। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चन्हुदड़ो ही है। कहते हैं यहाँ के अब बात करते हैं यहाँ के पुराणिक स्थल के खोज के बारे में और वहाँ से किन किन चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा से अन्नागार, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव का धड़, पत्थर से बने लिंग और योनि के प्रतीक, चित्रित मृद भांड एवं मातृ देवी की मूर्ति और इनमें जो सबसे प्रमुख है पासा, इन सब चीज़ों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। एवं चांदी के साक्ष्य भी हड़प्पा से भी मिले हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यह आप याद रख सकते हो। फिर चलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूर्व समाधान, विशाल अन्नानागार, विशाल स्नानागार, पशुपति की मुहर, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार जो कि 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में NG मजुमदार द्वारा किया गया था। चन्हुदड़ो से दवात, लिपस्टिक, धातुकर, आभूषण निर्माता और मनके बनाने के कारखाना एवं ईंट पर बिल्ली कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एवं काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पद चिन्ह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह चन्हुदड़ो से मिले हैं। एवं मिट्टी की बैलगाड़ी और खिलौना गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? चन्हुदड़ो से। लोथल, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज 1953 ईस्वी में एसराव द्वारा किया गया था। लोथल से समुद्री व्यापारिक स्थल, स्वाधान स्थल, गोदीवाड़ा, अन्नागार, चावल की मूसी, दोहरा सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा की खोज S जोशी द्वारा एवं R विष्ट के द्वारा किया गया था। धौलावीरा से जल दोहन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। यह 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल था जहां से मेगालिथिक पत्थर के वृत्त प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। फिर बात करते हैं सुरकोटदा की। सुरकोटदा एकमात्र स्थल है जहां पर घोड़े के अवशेष पाए गए हैं एवं अंडाकार कब्र कलश के सावधान पाए गए हैं सुरकोटदा से। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन से चूड़ी कारखाना, जुता हुआ खेत, ऊंट की हड्डी एवं अग्निवेदी मिले हैं। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी। फिर बात करते हैं हड़प्पा स्थल के बारे में।
बनमाली जो कि घग्घर नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से अंडाकार बस्तियाँ, व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली का अभाव था यहाँ पर, जौ के दाने, अग्नि वेदिका एवं सीधा सड़कों वाला एकमात्र शहर जो था हड़प्पाकालीन शहर वह बनवाली था। बात करते हैं राखीगढ़ी की। यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। जिस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा पहला लग जाता है वह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालियों के साक्ष्य एवं टेराकोटा ईंटें आदि के साक्ष्य मिले हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है एवं नाली के साक्ष्य वनमाली से मिले हैं। यह भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। कुत्ते को मानव के साथ अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाना यहाँ की प्रमुख प्रथा थी। तांबे की कुल्हाड़ी स्वतंत्रता के बाद खुदाई जाने वाला पहला स्थल जो है वह रोपड़ था। अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्थित दायमाबाद की। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दायमाबाद से कांस्य चित्र प्राप्त हुए हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, शहर एक आयताकार ग्रिड पद्धति में था। मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग जो हैं ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे नगर नियोजन के लिए, एवं यहाँ पर सड़कें समकोण पर काटती थी। जिप्सम मोर्टार के साथ पक्की हुई मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। पकी हुई ईंटों का पहली बार प्रयोग वह कौशाम्बी में किया गया था। यह शहर 2 भागों में विभाजित था। पहला ऊंचाई पर बना मंच, इसे दुर्ग कहा जाता था, और नीचे बनाया जाने वाला शहर यहाँ पर श्रमिकों का गृह होता था। ज़्यादातर इमारतों में निजी कुएं और हवादार स्नानागार प्राप्त हुए हैं। स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत मंदिर या महलों जैसी स्मारकी संरचनाएं नहीं पाई गई है। उन्नत जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। एवं फसलों की बात करें तो खजूर, सरसों, तिल, कपास, राई, मटर इत्यादि के भी साक्ष्य मिले हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन इसी क्षेत्र में किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडन नाम से संबोधित किया था। यूनानियों ने कपास को सिंडन नाम से संबोधित किया था। कृषि की बात करें तो जानवरों की मदद से लकड़ी के हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था एवं उसके बाद इस पर फसल उगाया जाता था। पर्याप्त खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के कारण किसानों से प्राप्त किए गए और मेसोपोटामिया की तरह मजदूरी और आपात परिस्थितियों के लिए अन्न को अन्नागारों में भंडारित किया जाता था। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों की भूमि। अब जानवरों की बात करते हैं तो यहाँ के लोग भैंस, बैल, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधों, ऊंट आदि को पालतू बनाया था। कुब्बड़ वाला बैल जो है हड़प्पा वासियों का प्रिय पशु था। यह अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी, लेकिन सुतकोडरा, मोहनजोदड़ो और लोथल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये शेर से अपरिचित थे, यानी कि शेर के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था, और यहाँ पर हाथी और गैंडे प्रसिद्ध जानवर थे। यह भारत में प्रथम नगरीकृत के रूप में जाना जाता है। पत्थर का प्रयोग प्रचलन में था, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से कांस्य का ज्ञान था। पत्थर से ज़्यादा उन्हें अच्छी तरह से कांस्य का ज्ञान था। इस क्षेत्र में तांबा आसानी से उपलब्ध नहीं था, यानी कि तांबा बहुत मुश्किल से प्राप्त होता था, इसलिए उन्हें प्रचुर मात्रा में कांस्य पाई जाती थी, तो कांस्य का ज्ञान इन लोगों का ज़्यादा था। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इनकी जो महत्वपूर्ण शिल्प थी वो कताई, ईंट बनाना, नाव, मुहर बनाना, मृद भांड का निर्माण एवं स्वर्णकार और मनके बनाना इन लोगों का महत्वपूर्ण कार्य था। वे पहिए के उपयोग से परिचित हो चुके थे। अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार में भी ये लोग संलग्न रखते थे। सुमेरियन ग्रंथ के मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध का उल्लेख करते हैं। यह नाम प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र को दिया गया था। ये लोग परिवहन के लिए जो है नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे मतलब कि आप बोल सकते हो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ये लोग धान से लेन देन करते थे। आयात जो होते थे सोना, चांदी, तांबा, टीन और लाजवर्त, इन सब चीज़ों का ये लोग आयात करते थे। तांबा की बात करें तो तांबा जो है खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाए जाते थे।
चांदी जो है हमारा अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। टीन भी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। लाजवर्द मेसोपोटामिया से मंगाए जाते थे। सोना जो है वह कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हर बार पूछे जाते हैं वह है लाजवर्द कहाँ से मंगाए जाते थे, तो यह मेसोपोटामिया से मंगाए जाते थे। अब बात करते हैं निर्यात के बारे में। कृषि उत्पाद, कपास निर्मित वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्ति, चन्हुदड़ों से मनके, लोथल से कांच से हाथी दांत की वस्तुओं एवं तांबा की ये लोग निर्यात आयात करते थे। अगर शहरी बस्ती की बात करें तो व्यापारी और पुजारी इस अवधि के महत्वपूर्ण वर्ग थे। हड़प्पा के लोग फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। वे लोग अलग अलग तरह के केश सज्जा और दाढ़ी रखना पसंद करते थे। सौंदर्य प्रसाधनों जैसे सिंदूर, लिपस्टिक और काजल का उपयोग यहाँ की आम महिलाएं किया करती थी। हार, पट्टिका, बाजूबंद, अंगूठी पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहनी जाती थी, लेकिन चूड़ियाँ, कमरबंद और पायल, कान के बाली केवल महिलाओं द्वारा ही पहने जाते थे। यहाँ के लोगों का मनोरंजक का जो एक आप बोल सकते हो साधन था वह मछली पकड़ना, शिकार करना और बैल की लड़ाई जो है वह इनके लिए काफ़ी मनोरंजक वाली खेल थी। केंद्रीय प्राधिकरण ही संस्कृति के एकीकरण में योगदान देता था। राजनीतिक प्रणाली के बारे में बात करें तो यह एक संगठित बल या सेना या कोई स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। हड़प्पा में पुरोहित शासक नहीं थे जैसा कि निचले मेसोपोटामिया के शहरों में था, लेकिन संभवतः व्यापारिक के एक वर्ग द्वारा यहाँ पर शासित होता था। मुहर में 3 सिंह वाले पशुपति शिव को एक योगी के बैठने की मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रश्न हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं 3 सिंह वाली पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुई है एवं तथा उनके पास 2 हिरण विराजमान हैं। ऋग्वेद में गाय, आर्यों और लिंग का उपासक कहा गया है। इनकी जो परंपराएं थी यह मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे एवं उनके द्वारा अग्नि पूजा भी की जाती थी। यहाँ पर अग्नि पूजा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग वृक्षों की पूजा किया करते थे और जानवरों में गेंडा, कुबड़ वाले बैल आदि के भी पूजा किया करते थे। हड़प्पावासी भूत और बुरी ताकतों में विश्वास करते थे, इसलिए उन्हें ताबीज का प्रयोग करना उन लोगों ने सीख लिया था। अब बात करते हैं यहाँ के लिपि के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन लिपि चित्रात्मक लिपि थी। बुस्ट्रोडोफोन लेखन शैली प्रचलित थी। यहाँ की जो लेखन शैली थी उसे बुस्ट्रोफेडोन कहा जाता था, जिनमें एक पंक्ति में बाएं से दाएं फिर अगली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखा जाता था। चित्रित मृदभांड की तुलना में सादे मृदभांड आम थे। ये प्रायः लाल मिट्टी के बने होते थे और आमतौर पर मजबूत और अच्छी तरह से पके हुए थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। चित्रित मृदभांड को लाल और काले मृदभांड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि को चित्रित करने के लिए लाल रंग का उपयोग तथा डिजाइन और आकृति बनाने के लिए जो है चमकदार काले रंग का उपयोग किया जाता था। भेड़, पक्षी और जानवरों की आकृतियों के इन लोगों के जो है वह प्रमुख विषय थे। इन लोगों की आकृतियों का भी वे लोग निर्माण किया करते थे। अधिकांश मृदभांड जो है वह चौक द्वारा निर्मित होते थे एवं दुर्लभ रंग बिरंगे मृदभांड जो है वह लाल, काले, हरे और कभी कभी सफ़ेद और पीले रंग से भी निर्मित किए जाते थे। अधिकांश मुहरें जो है वह वर्गाकार होती थी एवं शैलखड़ी से निर्मित होती थी। शैलखड़ी जो शब्द है यह शीशे के लिए प्रयुक्त हुआ है एवं मुहरों में एक तरफ जानवर या मानव आकृति और दूसरी तरफ अभिलेख या दोनों तरफ अभिलेख ही होते थे। इनके जो सिक्के होते थे या मुहर में एक तरफ जानवर होते थे और दूसरी तरफ मानव आकृति होते थे या फिर दोनों ही तरफ अभिलेख होते थे। मुहरों का उपयोग पहचान के रूप में किया जाता था, मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। मुहरें देख के पता कर सकते थे कि ये मुहर जो है किस काल की है एवं स्वास्तिक के सामान्य चिन्ह वाले मुहरें भी मिली हैं। यह प्रश्न भी हमारे परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। स्वास्तिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह हड़प्पा से मिले हैं। अब बात करते हैं कांसे की ढलाई के बारे में। लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। कांसे की जो सिक्के ढाली जाती थी उस विधि को लास्ट वैक्स कहा जाता था। मुख्य रूप से मानव और पशु की मूर्ति पाई गई है। नर्तकी की मूर्ति जो नृत्य मुद्रा में खड़ी है, नर्तकी की मूर्ति कांस्य से निर्मित होती थी। अब बात करते हैं पत्थर की मूर्तियों के बारे में। इसकी व्याख्या एक पुजारी के रूप में की गई है। यहाँ के लोग पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते थे।
लाल बलुआ पत्थर से पुरुष धड़ की आकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा कम संख्या में प्राप्त हुई है। मातृदेवी, सिंह वाले देवता का मुखौटा, खिलौना आदि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंह वाले देवता का मुखौटा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में, इनका पतन कैसे हुआ था। बहुत से इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का संभवतः प्रभावी कारण जो है वह बाढ़ था। यह ज़्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है। 2000 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता में गिरावट आई और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। इसके जो संभवतः कारण है वह है मिट्टी की उर्वरता में कमी, भूमि में अवसाद का जमना, आर्यों का आक्रमण, व्यापार में गिरावट, बाढ़, भूकंप आदि। यहाँ पर आप देख सकते हो भूकंप, यह प्रश्न भी हमारी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भूकंप के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल बात करते हैं हम लोग आर्यों के बारे में। आर्य हमारे भारत में कैसे आए, उनका रहन सहन, खान पान कैसा था, एवं वे लोग किन किन चीज़ों से परिचित थे, इन सब चीज़ों के बारे में कल बात करते हैं।